Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था, इसका आंसर देना है आपको। अन्नपूर्णा देवी मंदिर ये लोकेटेड है कहाँ पे? वाराणसी के अंदर, नागपुर के अंदर, मदुरई या फिर सूरत के अंदर? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा वाराणसी के अंदर। रिसेंटली यहाँ के महंत हैं श्री रामेश्वर पुरी जी, उनकी डेथ हो गई है, तो उसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गहरा दुख व्यक्त किया है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया है। अन्नपूर्णा देवी मंदिर ये एक फेमस हिंदू टेम्पल है होली सिटी वाराणसी के अंदर, और ये टेम्पल है किसको डेडिकेटेड है? ये अन्नपूर्णा देवी जो हमारी माता हैं, किससे रिलेटेड? जो न्यूट्रिशमेंट के बारे में बात करती हैं, उसका सिंबल है, उनको डिवोटेड है। ये जो देवी पार्वती है उनका एक रूप माना जाता है। अन्नपूर्णा देवी मंदिर है वो 18th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट के द्वारा, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो नागरा आर्किटेक्चर के द्वारा की गई है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में? मॉर्बिडिटी एड्स एक्शन ग्रुप के बारे में बताना है। ये ग्लोबल मॉर्बिडिटी एड्स एक्शन ग्रुप है, ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि इंप्रूव किया जा सके हैंडलिंग करने के लिए जो वाइटल इक्विपमेंट्स होते हैं ट्रैवल करने के दौरान, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ में से रिलेटेड है। ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि करेक्ट यही है। हमारा आंसर होगा बी, ए नहीं होगा, ए इनकरेक्ट है, क्योंकि ये लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के द्वारा, ना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के द्वारा ग्लोबल मोबिलिटी एड्स एक्शन ग्रुप को लॉन्च किया गया है ताकि एग्जामिन किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके ट्रांसपोर्ट जर्नी के दौरान एड से रिलेटेड, जैसे कि व्हील चेयर्स होती हैं। इसका एम है ताकि जो इशू है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मोबिलिटी एड से रिलेटेड उनको दूर किया जा सके, और प्रोवाइड भी किया जाएगा एडवाइस को, और रिकमेंड भी किया जाएगा एयरलाइंस को, ताकि सभी एयरलाइंस और बाकी सभी स्टेट होल्डर्स को, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो सकें, इस्टेब्लिश कर सकें पॉलिसीज़ को, प्रोसेस को और स्टैंडर्ड्स को, ताकि हैंडल किया जा सके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एड्स मोबिलिटी एड्स को। IATA ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल, ये एक ट्रेड एसोसिएशन है वर्ल्ड एयरलाइंस की। इसको 1945 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। ये हेल्प करता है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो इस्टेब्लिश करने में एयरलाइंस की, और ऑर्गेनाइज करता है टैरिफ कॉन्फ्रेंसेस जो कि सर्व करती हैं कि फॉर्म्स के अंदर फिक्स प्राइसेस होंगे, और इसके अंदर 290 एयरलाइंस से जो कॉम्प्राइजेस की जाती है, जिसके द्वारा 117 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सपोर्ट करता है एयरलाइन के अंदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको, और हेल्प करता है फॉर्मुलेशन करने में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को और स्टैंडर्ड्स को। इसका हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, और इसका एग्जीक्यूटिव ऑफिस है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा स्टेट है जो एंटर कर चुका है इंडिया के रेलवे मैप के अंदर? पहली पैसेंजर ट्रेन चली गई है यहाँ पे, तो हमें बताना है कि मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या त्रिपुरा, इनमें से कौन सा है? इनमें से आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि अभी मणिपुर के अंदर गई है राजधानी एक्सप्रेस। उसने आसाम के सिलचर रेलवे स्टेशन से चलना शुरू किया, और जो वेंगचोपाओ ये रेलवे स्टेशन है मणिपुर के अंदर, यहाँ तक गई, और इसकी जर्नी थी 11 किलोमीटर के जो स्पेस है वो इसने कवर किया है। जो ये दोनों ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और जो वेंगचाओ इम्फाल जो कि कैपिटल है मणिपुर की, वहाँ से रेलवे लाइन है वो भी कंस्ट्रक्ट की जा रही है। एक बार वो कंप्लीट होने के बाद में वो इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट टनल होगी इम्फाल के अंदर। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, DB जेनोवक रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला, ये क्या है? ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग है कोविड-19 से रिलेटेड, या फिर ये डाटाबेस है एंटायर ह्यूमन जीनोम का, या फिर डेटाबेस है जेनोमिक वेरिएशन का, वेराइटीज़ का ओरल कैंसर से रिलेटेड, या फिर ये न्यू वेरिएंट है कोविड-19 का? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी। ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसे डाटाबेस को तैयार किया गया है, तो ये पहला ब्राउजेबल ऑनलाइन डाटाबेस है, इसको आप इजीली ब्राउज करके चेक कर सकते हैं। जेनोमिक वेराइटीज़ जो ओरल कैंसर की हैं उससे रिलेटेड ये डेवलप किया गया है DBT के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल जेनोमिक, जिसे
NIBMG इन शॉर्ट बुलाएंगे हम। इसके द्वारा एक कल्याणी नाम का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बनाया गया है। ओरल कैंसर है वो सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट कैंसर है मेंस के अंदर, इंडिया के अंदर, क्योंकि लार्जली है हमारे यहाँ पे, आपको पता है ये तंबाकू कंज्यूम किया जाता है, उसे चबाते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है रहने की लगातार तंबाकू चबाते रहने की वजह से क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारी सेल्स का ओरल कैविटी के अंदर वो चेंज हो जाता है और उसकी वजह से म्यूटेशंस देखने को मिलती हैं और ओरल कैंसर हो जाता है। रिसर्च की जाएगी इसके अंदर और आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जेनेटिक म्यूटेशंस हैं वो ओरल कैंसर के अंदर क्या जो चल रही हैं उनके बारे में, और ये वेरिएबल हैं पूरी पॉपुलेशन के अंदर। ये म्यूटेशंस पूरी पॉपुलेशन के अंदर पाए जाते हैं। और अगर बात करें कंपैरिजन करने में वुमेन और मैन में, तो वुमेन से 2 गुना ज़्यादा मिलता है इंडियन मैंस के अंदर, ओरल कैंसर की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला क्रिप्टोजेनिक गार्डन। इंडिया का पहला क्रिप्टोजेनिक गार्डन कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, कौन से स्टेट के अंदर? आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा उत्तराखंड के अंदर। इसको देख लेते हैं। पहला इंडिजिनस क्रिप्टोजेनिक गार्डन है वो बनाया गया है। इसके अंदर 50 डिफरेंट स्पीसीज हैं वो उगती हैं और ये इनॉग्रेट किया गया है देवबान एरिया के अंदर, जो कि देहरादून उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। ये गार्डन है सिचुएटेड है 9000 फीट की ऊंचाई के ऊपर और ये स्प्रेड है 3 एकड़ के अंदर और ये लोकेटेड है चकराता टाउन के अंदर। और ये गार्डन है, ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं अनूप नोटियाल, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। क्रिप्टोजेनिक का मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर ना तो कोई बीज होता है ना कोई फ्लावर होता है। ये क्रिप्टोजेनिक रिप्रेजेंट करता है बिना सीड की जो प्लांट हैं वो बियर करते हैं, वो पैदा होते हैं, जैसे कि एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, जैसे कि मोस और लिवरवोर्ट्स हैं, लाइकेंस हैं, फॉन्स हैं, फंगी हैं। ये बेस्ट नोन एग्जांपल्स हैं क्रिप्टोजेनिक्स के, जो कि जिनको माउस्ट मतलब कि नमी वाली कंडीशंस चाहिए सर्वाइव करने के लिए। फिर गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिस्पेक्ट में? जो गंगेटिक डॉल्फिन है उनके बारे में बात करें। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, हमारी गंगेटिक डॉल्फिन बहुत खूबसूरत है। ये हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, इससे जो इजी स्टेटमेंट है वो हो नहीं सकती, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। ये इसे प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके अंदर इन्हें डिक्लेयर किया गया है इंडेंजर्ड IUCN की लिस्ट के अंदर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। डॉल्फिन है वो मेनली इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के अंदर पाई जाती है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हमें बताना है। हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ या फिर ये सभी की सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये सभी स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत लंबे टाइम से वेट किया जा रहा था कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जिसे हम इन शॉर्ट NDRC बुलाएंगे, उसे बनाया जाए, लेकिन वो अब जल्दी आपको पटना में देखने को मिलेगा। बिहार अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इसके अंदर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवमेंट दे चुकी हैं और इसके अंदर जो डिस्टेंस है 200 मीटर की डिस्टेंस पे गंगा से इस बोर्ड को बनाया जाएगा। जब हालांकि जो बिहार का फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, क्योंकि इसके अंदर जो अप्रूवल दिया गया है 200 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन करने का, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। वहाँ पे गंगा से 200 मीटर के एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के खुद के डिपार्टमेंट अगर ऐसा काम करेंगे तो बाकी सब कैसे रूल फॉलो करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है, इसको थोड़ा सा दूर से लोकेटेड करना चाहिए। प्रोजेक्ट डॉल्फिन है वो किसके साथ में स्टार्ट किया गया है? जो हमारा लाइनअप किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के साथ में। वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर का मेन एम क्या था? ताकि पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जा सके। और वैसे ही इसके अंदर प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन है उसके अंदर भी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है। ये इनिशिएटिव है, इसके अंदर प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया था 2019 के अंदर दिसंबर के अंदर। इस कहाँ पे? जब पहली नेशनल गंगा काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये हेड की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके अंदर क्या किया गया था? स्पेशल कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया था ताकि सेव किया जा सके गंगा डॉल्फिन को। और ये प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। डॉल्फिन का हैबिटेट है वो थ्रेटन्ड है और डिस्टर्ब्ड है गंगा रिवर के अंदर। इसके लिए इस वजह से NDRC है उसने न्यू कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए हैं डॉल्फिन को सेव करने के लिए। NDRC है वो प्रोवाइड करवाएगा अपॉर्चुनिटी
इन डेप्थ रिसर्च की जाएगी इसके अंदर, जिसके अंदर इंक्लूड होगा डॉल्फिन के अंदर जो चेंज हो रहा है उनके बिहेवियर के अंदर, फूड हैबिट्स के अंदर, सर्वाइवल स्किल्स के अंदर, और किन की वजह से इनकी डेथ देखने को मिल रही है, और भी ऐसे काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में इसके अंदर रिसर्च की जाएगी। डॉल्फिन में मेनली इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के अंदर पाई जाती हैं, और बिहार के अंदर एस्टिमेट है कि 3000 डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन है वो जो 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन होती हैं उनमें से एक है पूरी दुनिया के अंदर। बाकी की तीनों कहाँ पाई जाती हैं? ये जो चाइना की यांगचे रिवर है उसके अंदर, और जो रिवर इंडस रिवर है पाकिस्तान के अंदर, और अमेजन रिवर है साउथ अमेरिका के अंदर, उनके अंदर पाई जाती हैं। ये ब्लाइंड होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये ब्लाइंड होती हैं। इसके बारे में भी ये भी स्टेटमेंट दी जा सकती है कि ये ब्लाइंड होती हैं, और ये रिवर के अंदर ईचो लोकेशन को यूज़ करके अपना जो पाथ है उसको पता लगाते हैं। ईचो लोकेशन के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। इसके अंदर हम बता सकते हैं कि ये देखो, ये जैसे कि ये हमारी डॉल्फिन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये साउंड वेव छोड़ेगी, ये इसे टकराएंगी और फिर ये वापस आएंगी। तो इससे इनको ये पता चलेगा कि आगे कितने डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, और उससे ये अपना रास्ता है वो तय कर पाएंगी। सो इसे एक जो लोकेशन बुलाते हैं। ये प्रेफर करती हैं वाटर जो कि लीस्ट, जो ये कैसे पानी में रहना पसंद करती हैं? जो टर्बुलेंट वाटर होता है, और 5 से लेकर 8 फीट की गहराई के अंदर ये रहना पसंद करती हैं, ताकि इनको आसानी से मिल सके वहाँ पे जो फिश हैं खाने के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे हम LNG बुलाएंगे इन शॉर्ट। ये प्लांट है, ये कहाँ पे लगाया गया है? नागपुर के अंदर, भोपाल के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर, या फिर मदुरई के अंदर। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये नागपुर के अंदर लगाया गया है। जो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट करते हुए स्पेशल एम्फेसाइज किया है अल्टरनेटिव बायोफ्यूल्स के ऊपर, और डाइवर्सिफाई किया करना चाहते हैं ये एग्रीकल्चर के अंदर, एनर्जी और पावर सेक्टर के अंदर। मिनिस्टर ने और भी कुछ कहा है कि इन्होंने डिज़ाइन की है पॉलिसी ताकि इनकरेज किया जा सके डेवलपमेंट को, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके, पॉल्यूशन फ्री बनाया जा सके, और इंडिजिनियस इथेनॉल को भी यूज़ किया जा सके, जैसे कि LNG है, बायो CNG है, और हाइड्रोजन फ्यूल्स हैं, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्लीन किया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वो आपको देखने को मिलता है हर रोज़। जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आसानी से आपको बता सकता है कि हमारे यहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं। मिनिस्टर हैं, उन्होंने और भी काम किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने और भी चीज़ें हैं जिनको अंडरलाइन किया है। उन्होंने जो सरप्लस राइस है, कॉर्न है, शुगर है, उनको एक अल्टरनेटिव फूल के रूप में यूज़ करने की बात की है, ताकि इनका जो वेस्टेज जो देखने को मिलता है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ये भी एक अच्छा स्टेप मान सकती हूँ मैं। हालांकि हमारे देश के अंदर काफ़ी सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको खाने के लिए चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो हो सकता है कि इनको वहाँ पे यूज़ किया जा सके। लेकिन अगर ये ख़राब हो रही हैं तो उससे अच्छा ही है ना कि इसको एक एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ किया जाए हमें हमारे द्वारा। LNG ये एक नेचुरल गैस है जो कि मेनली मीथेन और इथेन के मिक्सचर से बनती है। मीथेन CH4 से डिनोट किया जाता है, और इथेन है उसे C2H6 से डिनोट किया जाता है। ये कूल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इसे आसानी से नॉन पोस्चराइज स्टोरेज भी की जा सकती है और ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा सकता है इसका। ये कितना एरिया कवर करती है? ये 1/6 एरिया है जो वॉल्यूम के अंदर नेचुरल गैस से कंपेयर करते हैं, तो गैसेस स्टेट के अंदर, तो उसके कंपेयर में ये इतना एरिया कवर करती है। ये ऑर्डरलेस होती है, ना इसके अंदर कोई कलर होता है, ना कोई टॉक्सिक होता है, और ना ही कोरेसिव गैस देखने को मिलती है। LNG है, ये प्रोड्यूस की जाती है हाइड्रोजन डिपॉजिट कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर से, जैसे कि मीथेन है जिसे हम CH4 से डिनोट करते हैं, इथेन है C2H6 से डिनोट करते हैं, प्रोपेन है जिसे C3H8 से डिनोट करते हैं, और ब्यूटेन है जिसे हम C4H10 से डिनोट करते हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं, वाइड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, और इनको डिफरेंट हीटिंग वैल्यूज चाहिए होती हैं, डिफरेंट जो रूट होती हैं कमर्शलाइजेशन की उनके अंदर। और एसिडिक एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है जिसे हम H2S, और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम CO2 से डिनोट करते हैं। इनके अंदर जो ऑयल, मड और वाटर और मर्क्यूरी है उसे रिमूव करने की ज़रूरत है, ताकि डिलीवर किया जा सके क्लीन और स्वीटन स्टीम है गैस की उसे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रायम भारतेंसिस, ये समटाइम न्यूज़ में देखने को मिलती है रिसेंटली, इसके बारे में बताना हमें। ये एक नया वेरिएंट कोविड-19 का, ये प्लांट स्पीशीज़ है नई, या फिर ये नया फॉर्मुलेटेड, या फिर ये एक नई क्रिप्टोकरेंसी
या फिर ये एक नई क्रिप्टो करेंसी है, या फिर ये एक नया एक्सो प्लानट है, इसके बारे में बताना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये प्लांट की नई स्पीसीज है। ये पिक्चर देखकर आप समझ सकते हैं इसके बारे में। एक पोलर बायोलॉजिस्ट का ग्रुप है, उसने 2017 के अंदर एक स्पीसीज को फाउंड किया था अंटार्कटिका के अंदर। हालांकि इसे 2017 के अंदर हालांकि इसे 2017 के अंदर ढूंढा गया था, लेकिन इसको रिसेंटली साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया है, कंफर्म किया गया है कि ये पहली प्लांट स्पीसीज है जो कि डिस्कवर की गई है अंटार्कटिका के अंदर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। ये एक रेयर और डार्क ग्रीन प्लांट स्पीसीज है। ये प्लांट स्पीसीज है फाउंड मेनली पाई जाती है लेजरमैन हिल्स के अंदर, जो कि ओवरलुक करती है सदर्न ओशन के ऊपर, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रिमोटेस्ट रिसर्च स्टेशन भारती के पास मिली है। भारती हमारा एक रिसर्च स्टेशन है। इसके अलावा 2 और रिसर्च स्टेशन हैं जो कि हमने अंटार्कटिका के अंदर लगाए हुए हैं। आप उनका नाम बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। ये प्लांट स्पीसीज हैं, ये रिकॉग्नाइज इन प्लांट स्पीसीज को बाद में मोसेस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। ये नोवल प्लांट स्पीसीज हैं, डिस्कवर की गई हैं इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा अंटार्कटिका के अंदर, जिसे साइंटिस्ट के द्वारा ब्रायम भारद्वाज का नाम दिया गया है। ये न्यूली फाउंड मोसेस स्पीसीज हैं जिनका नाम एक हिंदू गॉडेस के नाम पे दिया गया है, जिसका नाम जो कि है भारती, और इसी के नाम पे हमारा जो इंडियन रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका के अंदर वो भी देखने को मिलता है। ये पहले में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने अंटार्कटिका के अंदर कोई भी स्पीसीज है उसे ढूंढा है, डिस्कवर किया है, कोई भी प्लांट स्पीसीज है उसको डिस्कवर किया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अ फ्यूचर फॉर ऑल, अ नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। ये रिपोर्ट जॉइंटली पब्लिश की गई है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ में मिलकर। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा मिलकर इसके साथ में काम किया गया है। अगर हम मरीन और टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया का सिर्फ 9.6% एरिया ऐसा है जो कि इसके अंदर कवर किया गया है। इसके अंदर क्या शामिल नहीं है? 40% जो अफ्रीकन लोयन की रेंज है और 70% जो अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट की रेंज है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। 35% जो टाइगर रेंजेस हैं वो भी इसके अंदर प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर नहीं आती हैं। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हैं वो रिलेटेड हैं। इसके अंदर मोर देन 75% जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कैट स्पीसीज़ हैं उनके ऊपर अफेक्ट हुआ है। और टेरेस्ट्रियल और मरीन जो कैर्निवोर स्पीसीज़ हैं, और जैसे कि पोलर बियर है, मेडिटेरियन मोंक सील्स हैं, ये इनका जो, और लार्ज हेर्बिवोरस हैं जैसे कि एलिफेंट्स हैं, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर हम 2014 से लेकर 2014 से 15 और 18 से 19 के बीच का डाटा की बात करें तो उसके अंदर 500 एलिफेंट्स हैं जिनकी जान चली गई है, और ह्यूमन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। इस टाइम पे अगर सेम टाइम पे अगर देखें तो हम 2361 लोगों की भी जान चली गई हैं सेम कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। वैसे हमने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जैसे कि केरल के अंदर रिसेंटली एक केस देखने को मिला था। उसके अंदर एक एलिफेंट थी, वो प्रेग्नेंट भी थी। उसने खाने के लिए जब वो किसी क्रॉप के खेत के तरफ बढ़ी तो वहाँ पे उसने एक फ्रूट के अंदर एक्सप्लोजिव डाल के रखा हुआ था किसान के द्वारा, ताकि उसको जो फसल है उसको बचाया जा सके। लेकिन वो जो एक्सप्लोजिव वाला फल था वो उस एलिफेंट के द्वारा खा लिया गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ देखने को मिली। वो काफ़ी देर तक जो रिवर है उसके अंदर भी खड़ी रही, लेकिन जो एक्सप्लोजिव है वो उसके गले के अंदर फट गया। उसकी वजह से उसका गला है वो बुरी तरह से डैमेज हो गया। उसको पता था कि वो नहीं बच पाएगी, इसलिए लेकिन फिर भी उसने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया किसी को, और वो रिवर के अंदर जाकर खड़ी हो गई ताकि उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। हाँ, लास्ट में उसकी डेथ हो गई, ये बात मानने की है, जो कि बहुत गलत है। और काफ़ी बार ऐसा किया जाता है कि किसान है वो क्रॉप को सेव करने के लिए वहाँ पे फेंसिंग करवाते हैं, जिसके अंदर बाद में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दी जाती है, और उसकी वजह से एक इंसान की भी डेथ देखने को मिलती है। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों की या फिर स्पीसीज़ की भी डेथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि किसी को ये थोड़ी ना पता है कि कौन से वायर के अंदर करंट है। हाँ, इसके लिए हम एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल तरीका है, बीज हैं जो कि मधुमक्खी पालन है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज बीज की जो साउंड वेव होती हैं उसकी वजह से जो एलिफेंट्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उस एरिया के अंदर नहीं जाते हैं जहाँ पे बी होती हैं।
तो हम इस नेचुरल तरीके को यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से 2 बेनिफिट देखने को मिलेंगे हमें। पहला बेनिफिट क्या होगा कि जो एलिफेंट्स और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाएगा। वो जो एलिफेंट्स हैं वो क्रॉप को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आएंगे। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि किसान की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि वो खेती तो कर ही रहा है, उसके साथ में उसको मधुमक्खी पालन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इससे हम 2 फ़ायदे हमारे ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के अंदर ये डेवलप किया गया है सोनितपुर, इसके अंदर डेवलप किया गया है सोनितपुर मॉडल को 2003-4 के अंदर इसे बनाया गया था। इसके अंदर कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो कनेक्ट करेंगे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में, और ये इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे काम किया जा सकता है एलिफेंट को दूर रखने के लिए क्रॉप की सेफ्टी के लिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इंडिया के अंदर, उसने डेवलप किया है लो कॉस्ट सिंगल स्टैंड और नॉन लीथल इलेक्ट्रिक फेंसिंग को, जो कि क्रॉप्स को एलिफेंट से गार्ड करेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से आर्टिकल हैं जो एसोसिएटेड हैं लोकसभा और जो स्टेट असेंबली के गवर्नर्स हैं उनके इलेक्शन से रिलेटेड। हमारे ऑप्शन हैं आर्टिकल 92 178, आर्टिकल 93 178, फिर आर्टिकल 94 176 या फिर आर्टिकल 95 178। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि आर्टिकल 93 है वो लोकसभा से रिलेटेड है और जो 178 है वो स्टेट असेंबली से रिलेटेड है। इसके बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर पिछले पूरे साल के अंदर स्पीकर को अपॉइंट नहीं किया गया, उनका इलेक्शन नहीं किया गया। लास्ट वीक भी यहाँ पे जो 2 डे का मॉनसून सेशन चला गया उसके अंदर भी कोई भी जो स्पीकर है उसे इलेक्ट नहीं किया गया है। आर्टिकल 93 है लोकसभा और आर्टिकल 178 है स्टेट असेंबली के अंदर जो हाउसेस हैं उनके अंदर। इसके अंदर कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके चूज़ कर लेना चाहिए 2 मेंबर्स को, एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर के रूप में। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है कि इलेक्शन कितने टाइम में होना चाहिए गवर्नर्स का, लेकिन फिर भी जो लेजिस्लेचर है उसे डिसाइड करना चाहिए कि इलेक्शन कब होल्ड करने हैं। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटर है उसके अंदर लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट और जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उसके अंदर गवर्नर्स हैं वो सेट करते हैं डेट इलेक्शन की स्पीकर से रिलेटेड, और जो डेप्यूटी स्पीकर होता है उसका इलेक्शन कब होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो स्पीकर का इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट करवाता है और जो डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दो ऐसे स्टेट हैं जिसके अंदर टाइम फ्रेम है होल्ड करवाने के लिए इलेक्शन स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस का। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करवाता है ऑफिस, जो स्पीकर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो स्पीकर का ऑफिस है वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। के अंदर बताया गया है कि जब तक कि अगला जो हाउस है वो स्टार्ट ना हो, मतलब कि अगला जो स्पीकर है वो अपॉइंटमेंट ना ले ले, वो अपॉइंट ना किया जाए, तब तक जो पिछला जो स्पीकर है वो काम करेगा। और इसके अंदर 2 केसेस के अंदर छूट मिली हुई है, एक तो इसकी डेथ हो जाए या फिर दूसरा वो रेजिग्नेशन दे दे। इन केसेस के अंदर वो छोड़कर जा सकता है और कई केसेस के अंदर कोई भी छोड़कर नहीं जा सकता। फिर अगला क्वेश्चन है, इसके रेफरेंस बताना है उत्तर प्रदेश जो पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई है 2021 से 2030 के बीच में, इसके अंदर जो हमें कंसिडर करना है वो स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। इस पॉलिसी का मेन एम है ताकि ये डिक्रीज़ किया जा सके जो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है उसे 2.7% से 2.1% 2026 तक और 2030 तक इसके 1.7% के ऊपर लेकर आने की बातें हैं। ये बिल है प्रपोज करता है इंक्रीज जो एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन फंड है उसके अंदर नेशनल जो पेंशन स्कीम है उसके अंदर 3% की इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वो करेक्ट हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने प्रपोज किया है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक बिल जिसे उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 का नाम दिया गया है। हालांकि क्वेश्चन है वो तब ज़्यादा बनेंगे जब इस बिल को एक्ट के रूप में पारित कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी तब तक इसके बारे में हम आइडिया रखते हैं। इस बिल को पब्लिक सजेशन के लिए 19 जुलाई 2021 तक रखा गया है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप इसके बिल के ऊपर काफ़ी सारे अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स हैं उसको जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस बिल के अंदर डी बार किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति है उसके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसे लोकल पोल्स के अंदर कंटेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बिल प्रिवेंट करता है कि कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर उसके पास में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं।
और फिर ये डीबार भी करता है रिसीव करने के लिए जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ हैं उनको। इस प्रपोजल के ड्राफ्ट के अंदर ड्यूटी है गवर्नमेंट की वो कैलकुलेशन के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर बिल है उसका मेन एम्फेसाइज क्या है, ताकि कंट्रोल किया जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके पॉपुलेशन को, ताकि प्रमोट किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और बिल की जो मेन सीकिंग है वो क्या है, ताकि वेलफेयर किया जा सके पॉपुलेशन का स्टेट के अंदर और इम्प्लीमेंट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके जो 2 चाइल्ड नॉर्म है उसको। इसके अंदर जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो 2 एडिशनल इंक्रीमेंट ले सकते हैं उनकी सर्विस के दौरान, और मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव भी ले सकते हैं 12 मंथ्स की फुल सैलरी और अलाउंस के साथ में। इस जो स्टेट पॉपुलेशन फंड है वो भी इस्टेब्लिश किया जाएगा कि इम्प्लीमेंट किया जा सके पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को। इस बिल के ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो मैटरनिटी सेंटर्स हैं वो भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो कि कोलैबोरेट करेंगे एनजीओज के साथ में और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, ताकि जो प्रेगनेंसी है अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोका जा सके। और उत्तर प्रदेश है उसके अंदर इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम हैं, वो बहुत ही लिमिटेड है, और पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इस बिल की ज़रूरत भी है। इस वजह से इसके अंदर नेसेसरी है कि अर्जेंटली बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर ह्यूमन लाइफ के रिसोर्सेज जैसे कि हाउसिंग है, एक्सेस है, क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड अफोर्डेबल फूड मिलना चाहिए, और जो सेफ़ है ड्रिंकिंग वाटर वो मिलना चाहिए, और इकोनॉमिक और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, और जो सिक्योर लिविंग है वो मिलनी चाहिए। सभी सिटीजन्स को हेल्प मिलेगी गैप्स को भरने में, और इंश्योर किया जाएगा हेल्दी बर्थ जो स्पेस मिलना चाहिए अचीव करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर। फिर ये वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, थोड़ा सा टफ है आज, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग, जो इंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, इसके बारे में हमें बताना है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है ये सीवियर केस है इंसेफेलाइटिस का जो ट्रांसमिट होता है मस्कीटोज़ के द्वारा। ये WHO के द्वारा 2006 के अंदर इसके लिए जो टर्म है AES इसे कॉइन किया गया था एक सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ डिजीज़ के द्वारा, जिसके अंदर जो कि बहुत कॉमन डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर डिफरेंस करना थोड़ा सा टफ होता है। ये इसका सिर्फ जो एजेंट है कॉन्जिक्यूटिव एजेंट है वो सिर्फ वायरस है। ये डिजीज़ है मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है चिल्ड्रन और यूथ को। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमें बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड या फोर्थ या फिर थर्ड ओनली।